नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शन स्टेट। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांजैक्शंस का बेसिक पढ़ा था, उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, किस प्रकार से परफॉर्म किए जाते हैं। हमने एक एग्जांपल भी देखा था, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब हम पैसे ट्रांसफर करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किस स्टेज पे प्रॉब्लम आने से किस टाइप के फेलियर्स वहाँ पे रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो आज हम मेनली ट्रांजैक्शंस की स्टेट्स देखने वाले हैं कि मेनली एक ट्रांजैक्शन जो होता है तो उस ट्रांजैक्शन की एक्चुअली कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। ट्रांजैक्शन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो देखो, कुछ नॉर्मल स्टेट्स को सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक्टिव द इनिशियल स्टेट है ना, सबसे पहले जो हम बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो है वो इनिशियलाइज होता है। तो इनिशियल स्टेट की सबसे पहले हम बात करते हैं। द ट्रांजैक्शन स्टेज इन दिस स्टेट व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, जब वो एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूट होने से पहले मेनली हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, तो इनिशियल स्टेट के अंदर रहता है। पार्शियली कमिटेड, तो ये मेनली मान लो इनिशियल स्टेट हम एक्चुअली उस स्टेट को प्रीफर करते हैं जिसके अंदर वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है, पार्शियली कमिटेड मतलब हम उसको कंप्लीटली कमिट नहीं कर रहे। पार्शियली कमिटेड का मतलब होता है कि हम टेम्परेरी मेमोरी में जहाँ पे हम उसकी डेटाबेस की कॉपी पे वर्क कर रहे होते हैं, हम वहाँ पे कमिट कर रहे होते हैं। फाइनल कमिट का मतलब होता है डेटाबेस के अंदर कमिट करना। तो यहाँ पे हम पार्शियली कमिटेड कर रहे हैं। पार्शियली कमिटेड आफ्टर द फाइनल स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूट, यानी कंप्लीट जो जितना भी मान लो 10 इंस्ट्रक्शंस है, 10 इंस्ट्रक्शंस जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो हम उसको पार्शियली कमिट करेंगे टेम्परेरी मेमोरी के अंदर। फिर आफ्टर द डिस्कवरी दैट नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैन बी लॉन्गर प्रोसेस्ड। ठीक है, मेनली देखो, जब हम सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं तब हम एक्चुअली वेरीफाई करते हैं कि हमने जो काम, जो मेनली जो टास्क था वो कंप्लीटली परफॉर्म किया या नहीं किया, या कहीं हम फेलियर हैं या किसी स्टेटमेंट पे हम एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को हम पहले वेरीफाई करते हैं कमिट करने से पहले। ठीक है, अबॉर्टेड आफ्टर द ट्रांजैक्शन हैज बीन रोल्ड बैक, है ना। रोल बैक करते हैं हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके, अगर हमारा सिस्टम क्रैश कर जाता है या सिस्टम फेलियर हो जाता है या ट्रांजैक्शन किसी वजह से फेलियर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको वापस रोल बैक करते हैं, उसको अनडू करते हैं। यानी जो जो ऑपरेशन हमने किए थे उनको वापस उसी स्टेज में ले जाकर छोड़ दो जैसे पहले थे। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, हम एटॉमिक यहाँ पे एटॉमिसिटी को कंसिडर करते हैं। तो टास्क अगर हम पूरा नहीं कर पाए तो जितना आधा अधूरा हमने किया है उसको भी वापस उसी स्टेज में लाकर छोड़ना होता है। उसी को हम मेनली रोल बैक कहते हैं। रोल बैक एंड द डेटाबेस रिस्टोर्ड टू इट्स स्टेट। ठीक है, प्रियोर जो पुरानी स्टेट थी उसी के अंदर वापस आ जाता है। टू द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने के टाइम जिस स्टेट में था, अबॉर्ट होने पे, अबॉर्ट का मतलब तो आपके ट्रांजैक्शन को बीच में रोका जा रहा है। किस वजह से रोका जा रहा है, दैट इज अनदर इश्यू। वो वजह कुछ भी हो सकता है, कोई भी फेलियर, कुछ भी, किसी भी टाइप का फेलियर हो सकता है। तो अगर ट्रांजैक्शन को कहीं बीच में अबॉर्ट किया जा रहा है तो अबॉर्ट करने का मतलब है कि उसको कंप्लीटली आपको रोल बैक करना पड़ेगा। टू ऑप्शंस आफ्टर इट हैज बीन अबॉर्टेड,
रीस्टार्ट द ट्रांजेक्शन, या तो अबॉर्ट करने के बाद ट्रांजेक्शन को रीस्टार्ट करो ओनली इफ नो इंटरनल लॉजिकल एरर। ये तभी होगा जब इंटरनल एरर नहीं होगा। अगर इंटरनली कोई एरर नहीं है, कोई सिस्टम हार्डवेयर की वजह से एरर हुई है या कोई बाहरी किसी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस की वजह से आपका ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हुआ है, तो उसको रीस्टार्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास किल द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली वहां से हटाना, ठीक है। और एक आपकी स्टेज होती है कमिटेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन, ये कंप्लीट होने के बाद ही किया जाता है। तो अपने डायग्राम में देखते हैं, देखो किस प्रकार से मेनली ये वर्क करता है। देखो सबसे पहले एक्टिव, एक्टिव स्टेट कौन सी स्टेट है, जिसको आप इनिशियलाइज भी कह सकते हो। यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, EXE, यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन होने के बाद ये देखा जाता है कि आपका प्रोग्राम जो जिस पर्पज के लिए आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया गया था, क्या वो कंप्लीट हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पार्शियली कमिट करते हैं। अभी तक हमारा सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले हम पार्शियली कमिटेड करते हैं कि ठीक है हमने काम जो है वो कर लिया है ना। फिर उसका रिजल्ट को वेरीफाई किया जाता है। और अगर एग्जीक्यूशन में किसी भी टाइप का फेलियर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्टली कहाँ पे चले जाते हैं, फेल्ड के पास, ठीक है। तो ये तो एग्जीक्यूशन के टाइम की जो प्रॉब्लम्स है वो है। अब पार्शियली कमिटेड के बाद भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो पार्शियली कमिट के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे सामने आती है, तो हम उसको फेलियर में डालते हैं। और पार्शियल कमिट करने के बाद जो वेरिफिकेशन होता है, वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम इसको कमिट करते हैं, ठीक है। और अगर फेल्ड किसी भी टाइप का हो, या तो एग्जीक्यूशन में कोई फेलियर हो या फिर पार्शियली कमिट होने के बाद कोई फेलियर हो, दोनों ही कंडीशन में हम क्या करते हैं, अबॉर्ट करते हैं, ठीक है, यानी कंप्लीटली रोल बैक करते हैं। ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट हुआ था, तब जिस स्टेज में डेटाबेस था, हम उसी स्टेज में उसको ले जाकर छोड़ते हैं। तो ये आपका स्टेट डायग्राम है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो अगर हम एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी की बात करें, तो देखो हम किस प्रकार से इसके अंदर इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द रिकवरी मैनेजमेंट component of a database system implements the support for atomicity and durability। यानी जो आपका रिकवरी मैनेजमेंट का सिस्टम है, जिसका काम होता है फेलियर के बाद जो भी डेटा या ट्रांजैक्शन जो हो, उसको वापस रिकवर करना, ठीक है। तो रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट्स हैं जो डेटाबेस के, उसके अंदर मेनली एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। इनका इम्प्लीमेंटेशन जो वो बहुत जरूरी है। द शैडो डेटाबेस स्कीम, शैडो मतलब उसकी परछाई, यानी जो टेम्परेरी में कॉपी की जो बात कर रहा हूँ, जिसपे हम वर्क करते हैं, है ना। Assume that only one transaction is active at a time। ऐसा माना जाता है कि एक समय में केवल एक ही ट्रांजैक्शन एक्टिव है डेटाबेस के, ठीक है। और होता भी वैसे एक्चुअली यही होता है। जैसे आप बात करते हो कि मान लो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की आप बात करते हो,
तो यहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल यूजर्स वर्क कर रहे होते हैं, बट जो आपका ट्रांजैक्शन होता है वो एक्चुअली एक बार में एक ही होता है। आपने फॉर्म ओपन किया, ठीक है, फॉर्म जब आप फिल कर रहे हो तब आपको सर्वर से कोई लेना देना नहीं है। उस टाइम कोई दूसरा उस पर वर्क कर सकता है, कोई दूसरा बुकिंग कर सकता है, ठीक है। बट जब आप फॉर्म भर रहे होते हो तो ऐसे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि केवल आप ही यूज करो, क्योंकि उस टाइम तो आप एंट्रीज कर रहे होते हो। एंट्रीज कर रहे होते हो तो सर्वर तो खाली है, वो तो दूसरे यूजर्स को अटेंड कर सकता है। बट जब आप सबमिट कर रहे हो, है ना, उस टाइम चाहे वो नैनो सेकंड का टाइम हो, मेनली उस टाइम आपकी रिक्वेस्ट ही वर्क कर रही होती है ना। जब आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर टाइम दे रहा होता है तब केवल वो आपको ही टाइम दे रहा होता है, किसी और को टाइम नहीं दे रहा होता है। एक्चुअली वो नैनो सेकेंड रिक्वायर्ड होते हैं उस ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए, बट वो नैनो सेकेंड की उस नैनो सेकेंड के लिए, उस नैनो सेकेंड ऑफ टाइम के लिए केवल आप अकेले ही वर्क कर रहे होते हैं। ए पॉइंटर कॉल्ड database pointer always points to the current consistent copy of the database। तो जो भी डेटाबेस जिस पे हम वर्क करते हैं तो मेनली हम उसकी कॉपी पे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मान लो आपका डेटाबेस है, ठीक है, और इसकी कॉपी ये वाली है और इस पे हम वर्क कर रहे हैं। ऑल अपडेट्स आर मेड ऑन ए शैडो कॉपी। जो भी अपडेट्स होंगे वो हम इस कॉपी पे अपडेट करेंगे, ठीक है। इस कॉपी पे हम अपडेट करने वाले हैं of the database, and database pointer is made to point to the update shadow copy only after the transaction reaches partially commit and all updates pages have been flushed to disk। यानी यहाँ पे फाइनल अपडेट कब किया जाएगा? जब पार्शियल अपडेट किया जाएगा। करेगा कौन? डेटाबेस पॉइंटर करेगा। इन केस ट्रांजेक्शन फेल्स, old consistent copy pointed to by database pointer can be used and the shadow copy can be deleted। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि कोई फेलियर हो गया या पहले से वैसा ट्रांजेक्शन अवेलेबल है तो आप डुप्लीकेट तो उसके अंदर स्टोर कर नहीं सकते, है ना, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम जब फाइनल कमिट करते हैं उससे पहले पार्शियली कमिट के टाइम, है ना, तो वो फाइल फिर सेव नहीं हो सकती। इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं, इस कॉपी को डिलीट कर देते हैं, है ना, क्योंकि जो भी चेंज हुआ किस में हुआ? इस कॉपी में हुआ। इस कॉपी को हम डिलीट कर देंगे तो डेटाबेस के अंदर तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। डेटाबेस के चेंज तो तब होगा जब इसको हम फाइनल कमिट कर देंगे, ठीक है, तब जाके ये डेटाबेस के अंदर सेव होगा। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, multiple transactions are allowed to run concurrently in the system, ठीक है, यानी मल्टीपल ट्रांजेक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट करने की जो फैसिलिटी दी जाती है उसको हम कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एक साथ अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है देखो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन की। इंक्रीज्ड प्रोसेसर एंड डिस्क यूटिलाइजेशन,
ये प्रोसेसर और डिस्क के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करता है, क्योंकि अगर पैरेलल नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है। सीपीयू जो है वो आइडल बैठने वाला होता है। जैसे हम एटीएम की बात करते हैं तो एटीएम के अंदर हम पिन एंटर करते हैं, हम अमाउंट एंटर करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें टाइम लगता है। उतने टाइम में जो मशीन है, जो प्रोसेसर है, वो बहुत सारे अलग अलग रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कर देती है, ठीक है। तो ये हर जगह लागू होता है, ठीक है। तो प्रोसेसर यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है, डिस्क यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज होता है मेनली, है ना, क्योंकि डेटाबेस को भी तो एक्सेस किया जा रहा होता है वहां पे, लीडिंग टू बेटर ट्रांजेक्शन थ्रू आउट। One transaction can be using the CPU while another is reading from or writing to the disk, है ना। कुछ सीपीयू पे वर्क कर रहे होते हैं उस टाइम में, कुछ डिस्क के साथ डेटा इनपुट आउटपुट कर रहे होते हैं, रीड राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों का यूटिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। रिड्यूस एडवांटेज रिस्पॉन्स टाइम फॉर ट्रांजेक्शंस, यानी रिस्पॉन्स टाइम जो है वो भी कम हो जाता है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? कोई एक रिक्वेस्ट जब एग्जीक्यूट होने के लिए, कोई एक टास्क जब एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार होता है, रेडी होता है, उसके बाद सीपीयू ने उसको कितनी देर बाद मेनली एग्जीक्यूशन के लिए अटेंड किया, तो वो उतना टाइम क्या होता है उसका मेनली रिस्पॉन्स टाइम होता है, कि रिस्पॉन्स कितनी देर में उसको दिया गया। शॉर्ट ट्रांजैक्शंस नीड नोट वेट बिहाइंड लॉन्ग वंस, ठीक है। जो छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको मेनली बड़े ट्रांजैक्शंस के पीछे वेट करने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे, है ना। मान लो एक टास्क है आपका जिसको टाइम लगना है मेनली 100 नैनोसेकंड, ठीक है, और एक उसके पीछे टास्क है जिसको टाइम लगना है ओनली 2 नैनोसेकंड्स, ठीक है, और ये आपका प्रोसेसर है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मेनली जो ट्रांजैक्शन सेकंड वाला है, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। सेकंड वाले को यहाँ कितना वेट करना पड़ेगा? 100 नैनोसेकंड वेट करना पड़ेगा। और अगर सेकंड वाला पहले आता, फर्स्ट वाला बाद में आता, तो फर्स्ट वाले को कितना वेट करना पड़ता? ओनली 2 नैनोसेकंड, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है वो रिड्यूस किया जाता है सीपीयू प्रोसेसर टाइम और डिस्क यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करके। और वो इंक्रीज कैसे किया जाता है? कॉन्करेंटली इंक्रीज किया जाता है। कॉन्करेंटली का मतलब यहाँ पे इसको 100 नैनोसेकंड वेट करने की जरूरत नहीं है। मान लो ये वाला आया एग्जीक्यूट होने के लिए और ये इतना एग्जीक्यूट हुआ, मान लो ये 3 नैनोसेकंड एग्जीक्यूट हुआ, और एग्जीक्यूट होने के बाद इसको कुछ डेटा रीड या राइट करने की जरूरत पड़ गई, है ना। मेमोरी से कुछ एक्सेस करना है या यूजर से कुछ इनपुट लेना है। मान लो कुछ आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके नेम वगैरह वो पूछेगा, है ना, आपका जर्नी का टाइम और जो भी चीजें हैं वो पूछेगा। तो उस टाइम सीपीयू आइडल रहता है। तो ये इसका वेट करने की बजाय यहाँ से ये इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये 2 नैनोसेकंड ये निपटा देगा, तब तक ये इनपुट या रीड राइट ऑपरेशन करेगा, तब तक तो ये इसको खत्म ही कर देगा, ठीक है। और फिर 2 नैनोसेकंड के बाद ये वापस यहाँ से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसी को हम कॉन्करेंट बोलते हैं।
कॉन्करेंट का मतलब है कि केवल एक को लेकर नहीं बैठना है, यानी कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं दूसरे का काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना है। आप जब भी बीच में फ्री हो दूसरे का काम कर लो, है ना। अगर उसने भी रीड राइट ऑपरेशन चालू कर दिया तो आप तीसरे को अटेंड कर लो, है ना। अगर वो भी रीड राइट करने लगे तो आप चौथे प्रोसेस को ले लो, चौथे टास्क को ले लो। यानी आप पैरेलली टास्क को लोड करते रहो, जब जब जिसको रिक्वायरमेंट होगी उसको आप एग्जीक्यूट करते रहो, है ना। इसी को अपने कॉन्करेंट बोलते हैं। कॉन्करेंसी कंट्रोल स्कीम mechanisms to achieve isolation, uh, to control the interaction among the concurrent transactions in order to prevent them from destroying the consistency of database. मेनली कॉन्करेंसी कंट्रोल के अंदर आइसोलेशन को अचीव करना जरूरी होता है। आइसोलेशन का मतलब होता है कि प्रत्येक जो ट्रांजैक्शन है वो सेपरेटली एग्जीक्यूट हो, किसी के भी साथ मिक्स ना हो, है ना। उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए कि वो अकेला ही एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके अलावा सिस्टम पे कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इसी को अपने आइसोलेशन बोलते हैं, ठीक है। शेड्यूल, अब देखो कॉन्करेंसी अगर हम बात करते हैं कॉन्करेंट, तो ऐसी कंडीशन में मल्टीपल प्रोसीजर्स एक साथ काम करते हैं, तो मेनली इनको शेड्यूल करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लो ये रीड है, ठीक है, रीड है, देन ऑपरेशंस हैं, ठीक है, इस टाइप के ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे किए जा रहे हैं, रीड राइट और जो भी कंप्यूटेशन ऑपरेशंस है, ठीक है। तो उनको किस प्रकार से शेड्यूल किया जाता है, तो यहाँ पे हम सीरियली शेड्यूल करते हैं और पैरेलली शेड्यूल करते हैं। दो टाइप हमारे पास अवेलेबल है, तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या अप्रोच है हमारे पास। Sequences that indicate the chronological order in which instructions of concurrent transactions are executed. सीक्वेंसेस हम चेक करते हैं कि मेनली पहले किसको एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, बाद में किसको एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। मान लो आपके पास यहाँ पे 4 प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। प्रोसीजर ए, बी, सी, मान लो ये 3 प्रोसीजर्स हैं और इस प्रकार का कुछ यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले ए को एग्जीक्यूट किया जाना जरूरी है, क्योंकि ए से एरो जा रही बी के पास और सी के पास। ए को एग्जीक्यूट किए बिना आप बी और सी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको ए को एग्जीक्यूट करना जरूरी है, उसके बाद हम बी को एग्जीक्यूट करें या सी को करें। अब देखो सी के पास ए से एरो आ रही है, ए एग्जीक्यूट हो चुका है। सी के पास बी से भी आ रही है बट बी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसका मतलब बी और सी में से पहले बी को एग्जीक्यूट करना जरूरी है। अब आप सी को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से जो सीक्वेंस होती है मेनली उसको भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। A sequence for a set of transactions must consist of all instructions of those transactions, है ना। तो सीक्वेंस होती है वो उनसे रिलेटेड सभी इंस्ट्रक्शंस के को होल्ड करके रखती है। मस्ट प्रिजर्व द ऑर्डर in which the instructions appear
ठीक है, इन ईच इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। मेनली अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे जरूरी है कि जो पर्टिकुलर सीक्वेंस हो, पर्टिकुलर जो ऑर्डर हो, उस ऑर्डर को प्रिजर्व रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, उसको चेंज ना किया जाए। इंस्ट्रक्शंस का ऑर्डर जो है वो मेनली हमें इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस के लिए एज इट इज रखना है, उसको चेंज नहीं होने देना है। इसमें आप देख सकते हो, देखो एग्जांपल है एक शेड्यूलर का। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मेनली यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेट T1 ट्रांसफर $50 from account A to B and T2 transfer 10% of the balance from A to B, है ना। दो ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन T1 है जो कि अकाउंट A से $50 ट्रांसफर कर रहा है अकाउंट B में, और ट्रांजेक्शन T2 क्या कर रहा है, अकाउंट में जितना बैलेंस है ए के पास, उस बैलेंस का 10% बी के अंदर ट्रांसफर करना चाह रहा है। द फॉलोइंग इज सीरियल शेड्यूल। ये जो दिया गया है ये मेनली सीरियल शेड्यूल है। सीरियल शेड्यूल में मेनली क्या किया गया, पहले ट्रांजेक्शन T1 को कंप्लीट किया गया, देन ट्रांजेक्शन T2 को स्टार्ट किया गया। तो यहाँ तो मेनली हमारे प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि ये तो जस्ट सिक्वेंशियल आपका ट्रांसमिशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, कॉन्करेंट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर हम बात करें, ए के पास मान लो यहाँ पे $100 था, ए के पास मान लो $100 था, ठीक है, और बी के पास मान लो $50 है। $150 कर देता हूँ, मान लो $150 है, ओके। तो यहाँ पे रीड क्या किया जाएगा, रीड ए को किया जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे 100 रीड किया जाएगा, ठीक है। तो 100 को हम यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है। 100 को रीड करने के बाद देखो यहाँ पे हम $50 ट्रांसफर कर रहे हैं अकाउंट ए से अकाउंट बी में, तो अकाउंट ए में से $50 हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास अकाउंट ए के अंदर अब कितना अमाउंट बचा है, $50 बचा है, ठीक है। और हमने फिर राइट कर दिया ए को राइट कर दिया, ओके। मैंने ए के अंदर $50 राइट कर दिया, ए को मैंने पार्शियली कमिट कर दिया। अब मैं रीड कर रहा हूँ बी को, और बी के मेरे पास कितना है, $150 है मेरे पास पहले से, ठीक है। $150 है और बी में मैं प्लस कर रहा हूँ 50, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट बी के अंदर मैं क्या कर दूंगा, $200 राइट कर दूंगा, ठीक है। $200 यहाँ पे एक्चुअली राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने राइट कर दिया। अब हमने ट्रांजेक्शन T2 को स्टार्ट किया। अब जब ए को रीड करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ए की वैल्यू हमारे पास 50 आएगी, ठीक है। और हमें कितना परसेंट लेना है, 10% लेना है। इसका मतलब 10% कितना होता है, किसी भी 50 का 10% कितना होगा, देखो 50 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी 10 ही आएगा यहाँ पे, 100 नहीं आएगा, डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या कर दिया,
0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि 100 से आप 10 को डिवाइड करोगे तो 0.1 ही आएगा। ठीक है, तो 0.1 से डिवाइड कर दिया, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 5 रुपीज। ठीक है, तो $5 आ गया। 50 का 10%, यहाँ भी आप कैलकुलेट करोगे, देखो 5 पे आएगा। 50 को मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से तो 5.0 आ जाएगा, यानी $5 आ गया। ठीक है, तो $5 को आपको करना क्या है, ए में से माइनस करना है, क्योंकि ये $5 किस में गया, टेम्प में गया। ए में से माइनस किया $5, तो मेरे पास कितना आ गया, $45 आ गया। और $45 को मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा। ठीक है, $45 मेरे पास यहाँ पे राइट हो गया। फिर रीड किया बी को। बी के पास हमारे पास अभी नई वैल्यू क्या है, $200 है। ठीक है, और जो टेम्प था, टेम्परेरी के अंदर 5 आया था, उस 5 को यहाँ पे प्लस कर दो, यानी 200 और 5 यहाँ पे मेनली आ जाएगा, और यहाँ राइट हो जाएगा 205। तो एक्चुअली हमारे बी अकाउंट की वैल्यू अब कितनी हो गई है, 205 हो गई। ठीक है, तो ये तो मेनली सीरियल शेड्यूलिंग थी। अब हम बात करते हैं सीरियल शेड्यूलिंग के अलावा। ठीक है, सीरियल शेड्यूलिंग के अलावा देखो यहाँ पे पैरेलल शेड्यूलिंग वगैरह हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल है, let T1 T2 be the transactions defined previously, the following schedule schedule 3 in the text is not a serial schedule but it is equivalent to schedule 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम बात करते हैं शेड्यूल की। देखो यहाँ पे सबसे पहले रीड किया गया। ठीक है, मान लो $100 है ए के पास, इसने रीड कर लिया। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ए के पास $100 था जो कि हमने रीड कर लिया है, और यहाँ पे बी के पास मान लो $200 है। ठीक है, अभी तो हमने केवल यही किया, उसके बाद हमने $50 माइनस किया, तो यहाँ पे $50 माइनस कर लिया हमने और राइट कर दिया हमने किस में, ए के अंदर। अब ए की पुरानी वैल्यू यहाँ से डिलीट हो जाएगी और नई वैल्यू क्या आ जाएगी, $50 आ जाएगी। ठीक है, इतना हमने कंप्लीट कर लिया। अब रीड कर रहा है कौन, T2। T2 रीड कर रहा है किसको, ए को। T2 के पास फिलहाल वैल्यू क्या है, ए के पास वैल्यू क्या है फिलहाल, 50। तो अब ट्रांजेक्शन T2 क्या रीड करके बैठेगा, यहाँ पे 50 रीड करके बैठेगा। ठीक है, 50 रीड किया इसने। 50 रीड करने के बाद यहाँ पे ये निकालेगा, तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, 10% निकालेंगे तो। ठीक है, और ये पे माइनस करेगा ए में से 5, तो यहाँ पे 45 ये अपडेट कर देगा। ठीक है, 45 अपडेट कर देगा ये, तो यहाँ पे ये 45 आ गया। देखो ये भी यहाँ से हट गया। ठीक है, अब ये रीड कर रहा है T1 बी को। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या रीड कर रहा है, ये 200 रीड कर रहा है, और ये 50 प्लस करके यहाँ पे राइट कर रहा है 250। ठीक है, 250, तो ये 250 यहाँ राइट कर दिया जाएगा, 250 राइट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये रीड कर रहा है बी को, ट्रांजेक्शन T2, और बी को ये क्या रीड करेगा, बी के पास अभी क्या है, 250 है, 250 को रीड करेगा और यहाँ ऐड करेगा बी। टेम्प की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 255 आ जाएगा, 255 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये भी मेनली सक्सेसफुली देखो एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमने पैरेलली एग्जीक्यूट किया है दोनों को, यहाँ पे दोनों क्या हुए, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट है इन बोथ शेड्यूल 1 एंड 3 द सम a प्लस बी इज प्रिजर्व्ड। ठीक है, स्टार्टिंग में a प्लस बी कितना था, a के पास $100 था और b के पास कितना था, $200, टोटल $300 था, है ना। इसका मतलब अपने लास्ट को चेक करते हैं, इसमें 255 और 45 ये भी 300 होता है। इसका मतलब आपका डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं हम, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे हमने वैल्यू ली थी 100 और 150, तो टोटल कितना हो गया, $250 हो गया स्टार्टिंग के अंदर। और लास्ट के अंदर हम चेक करेंगे, देखो 45 और ये है आपका 205, तो ये भी आपका 250 होता है। इसका मतलब दोनों ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस आपने सीरियली शेड्यूल किया तब भी इसका रिजल्ट सही ओके आ रहा है, और आपने कॉन्करेंट इनको एग्जीक्यूट किया तब भी इनका रिजल्ट जो है वो ओके आ रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको मेनली शेड्यूल करते हैं ट्रांजेक्शंस को। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।